नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि फरवरी का महीना है और बजट जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहता है। तो आज करियर प्लानर के इस मंच से मैं आपको जो 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो मैं आपके सामने, उसका जो कुछ की लाइट्स है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और जो हाईलाइट्स हैं वही आपको इसमें अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट एनालिसिस की बात करते हैं कि बजट के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है या उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस होता है, कैसे तैयार होता है, उन सारी चीज़ों की चर्चा जो है एक लिंक दिया होगा नीचे इस वीडियो के, उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो एक और भी वीडियो आपको खुलेगा जहां पे कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट की चर्चा होगी और उसका पीडीएफ भी वहां अवेलेबल होगा, वहां पे आप कर सकते हैं। तो बिना वक्त को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बार के फाइनेंशियल ईयर के बजट के क्या हाइलाइट्स हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन बजट जो है, आपको पता ही है बजट के बारे में मैंने आपको क्लास में ही बताया है कि ये बजट जो है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में चर्चित है, चर्चा किया गया हमारे संविधान में। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द की चर्चा बजट नाम से ना कर करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में की गई और जिसका बात जो है अंडर आर्टिकल 112 में किया गया, 112 में किया गया। तो ये बातें यहां पे लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात यह भी है यहां पर कि इस बार के बजट को प्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमण ने, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है और 11 बजे सुबह में 11 AM में ये पेश होता है, जो यहां पे लिखा हुआ है आपको। और इसके बारे में विशेष चर्चा मैंने कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट में किया है कि कब इसका टाइम जो है 5 बजे शाम से उठा करके 11 बजे किया गया, कब जो फरवरी के लास्ट वीक से उठा करके इसको फरवरी के फर्स्ट डे में रखा गया। ये सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट में मिल जाएगी। तो उसके बाद यहां देखते हैं कि बजट का जो स्पीच है वो 23-24 का जो ड्यूरेशन टाइम था वो 1 घंटा 25 मिनट का था निर्मला सीतारमण का, जबकि सबसे ज्यादा बजट का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो 2 घंटा 42 मिनट का है। 2 घंटा 42 मिनट का जो बजट उन्होंने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में पेश किया था वो अब तक का सबसे बजट स्पीच ड्यूरेशन था, जो कि 2 घंटे 42 मिनट का है। साथ ही साथ हम यहां पे ये देखते हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का, ये लोकसभा इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट है। यहां देखिए मैंने लिखा भी है, निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड 5th, ये 5वीं बार वो बजट पेश की है। ये जो उनका यूनियन बजट जो पेश किए वो 5वीं बार है एंड लास्ट फुल फ्लेज यूनियन बजट 2023-24 बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, जो कि 2024 में होना है, प्रस्तावित प्रेडिक्टेड है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और उसके पहले का ये अंतिम बजट है जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया और उनका ये 5वां बार था जो उन्होंने बजट पेश किया, जो यहां पे मेंशन है। साथ ही साथ ये एक बात और भी यहां देखेंगे कि ये 76th बजट है इंडिपेंडेंस से लेकर के, मतलब 76वां बजट इस बार पेश किया गया। और एक चीज और कि यह पहला बजट है, फर्स्ट बजट प्रेजेंटेशन हुआ है अमृत काल का। आपको पता ही है कि हम लोग अमृत काल के महोत्सव को मना रहे हैं, जो कि 75 से 100 साल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो हमारा अमृत काल का ईयर है, एक अमृत काल महोत्सव के रूप में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहां पे देखिएगा जो सबसे मेन चीज है, जिस चीज के लिए हम यहां आए हुए हैं, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे लिखा हुआ है कि द बजट एस्टिमेटेड, जो बजट जो एस्टिमेटेड है वो जो खर्च है वो कितना किया गया, 45,03,97 करोड़। तो आप लोग इसको अप्रॉक्स 45 लाख करोड़ मान सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बजट के आंकड़े को बहुत याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन हम अप्रॉक्स उसके अबाउट में जाकर के चीजों को याद रख सकते हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसको याद करने का क्या है, 45,03,97 करोड़ का ये बजट है जो टोटल एस्टिमेटेड किया गया है। जिसमें से अगर आप कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट जो आप मेरा पढ़ेंगे, जो लिंक आपको दिया हुआ है, उसमें मैंने रेवेन्यू रिसीट के बारे में चर्चा किया, क्योंकि बजट में 2 चीजों की चर्चा होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर। जैसे इनकम को हम लोग रिसीट बोलते हैं और एक्सपेंडिचर को हम लोग पेमेंट बोलते हैं। तो रिसीट की बात करते हैं तो उसमें 2 आता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो यहां पर देखिए मैंने रेवेन्यू रिसीट की भी चर्चा करा है और रेवेन्यू रिसीट में इस बार प्रेडिक्ट किया गया जो एस्टिमेट अमाउंट है वह है 26,32,281 करोड़, 26,32,281 करोड़, जिसको अप्रॉक्स आप 26.3 लाख करोड़ के रूप में आप जान सकते हैं। अब देखिए रेवेन्यू रिसीट को अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे इसको 2 भाग में बांटा है। यहां पे देखिए टैक्स रेवेन्यू रिसीट है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट में देखिएगा कि जो टैक्स से इनकम आता है उसमें देखिए हमने लिखा है 23,30,631 करोड़, जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट मतलब जो टैक्सेशन से कलेक्ट करेगी सरकार, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट जो अदर नॉन टैक्स के अलावा से जो आएंगे, जो मैंने बखूबी उसमें डिस्कस किया है, जिसके बारे में आप उस लिंक पे पढ़ सकते हैं। 30,01,605 करोड़ जो है यहां पे एस्टिमेटेड किया गया नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में।
अब इसके आगे की बात अगर देखें तो देखिए कैपिटल रिसीट भी लिखा हुआ है, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट में कितना किया गया? कैपिटल रिसीट में 18,70,816 करोड़, 816 करोड़ मतलब 18,70,816 करोड़ जो है, लगभग 8.7 लाख करोड़ जो एस्टिमेट किया गया किसमें? कैपिटल रिसीट में। किसमें किया गया है? कैपिटल रिसीट में। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो हम लोग पढ़ लिए और कैपिटल रिसीट, ये दोनों रिसीट मिलकर के सरकार का टोटल इनकम बनता है। अब देखिए यहां पर भी एक चीज और मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट की बात आप उसमें कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो शायद ज्यादा ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सीपी के इस मंच से, अगर आप सीपी के मंच पे रह करके अगर अपने ज्ञान का विस्तार नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, सीपी है तो संभव है। तो वहां पे आपको कंटेंट और नॉलेज जो पीडीएफ है वो सारा चीज अवेलेबल किया गया है। तो देखिए कैपिटल रिसीट को मैंने दो फॉर्मेट में बांटा है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं इसको, एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जिसमें दो है रिकवरी ऑफ लोन से 23,000 करोड़ रुपया सरकार लेगी और अदर रेवेन्यू सोर्सेज जो होगा सरकार का वह 61,000 करोड़ का एस्टिमेट किया गया। कितना किया गया? रिकवरी ऑफ लोन से कितना? 23,000 करोड़ और अदर रेवेन्यू सोर्सेज से कितना? 61,000 करोड़, रिकवरी ऑफ लोन से 23,000 करोड़। और यहां पे डेट कैपिटल रेशियो जो है, जो कि कर्ज लेकर सरकार रेज करेगी, उसके लिए दिया गया एस्टिमेटेड क्या है? 17,86,816 करोड़, 70,86,816 करोड़ का जो है यहां पे ये बजट जो है डेट कैपिटल रेशियो से रेंज करेगी। अब देखिए यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सपेंडिचर के दो फॉर्मेट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तो आपको पता ही है कि सरकार का एक ऐसा खर्च जो एसेट क्रिएट नहीं करता, सरकार के पॉकेट से पैसा जा रहा है, वापस तो आ नहीं रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार के लिए सबसे बेकार का चीज है, लेकिन करना तो पड़ेगा। उस खर्च को हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि सरकार की लायबिलिटी है। क्या सरकार सैलरी देना रोक सकती है? नहीं। पेंशन देना रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 35,02,136 करोड़, 35,02,136 करोड़, 136 करोड़ का ये जो है एस्टिमेटेड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सबसे बड़ा बात है। आपने देखा होगा यूनियन बजट 2023-24 का सबसे बड़ा चर्चा का विषय था कि हमारे इस बजट में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो कैपेक्स पे देना चाहिए। कैपेक्स का मतलब होता है, कैप मतलब कैपिटल, ईएक्स मतलब एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इसलिए भी जोर देना चाहिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक एसेट क्रिएशन करता है, वो जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारी इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हमेशा देखिए जो लायबिलिटी है उसको तो कम करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान इस बात पे देना होगा कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा चीज हम कर सके। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वह इस बार इंक्रीज किया गया 33% फ्रॉम बजट एस्टिमेटेड 2022 और 23। मतलब जो पिछले बार का जो बजट एस्टिमेटेड था 2022-23 का, उससे 33% ज्यादा करके इसको बनाया गया है, जिसमें आपको यहां मैंने लिखा है 10,961 करोड़ का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज है। कितना परसेंट? तो 33%। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए क्या चीज मैंने लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जितने भी स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। चाहे आप एसएससी के एग्जाम के लिए दे रहे हो, बैंक के लिए भर रहे हो, रेलवे के लिए भर रहे हो, किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। और आपको पता है कि सीईटी मॉडल क्वेश्चन का जो लेवल है वो आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का जो है वो आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीजों को ध्यान से देखिएगा कि डेफिसिट के मामले में मैंने सारा डेफिसिट यहां पे लिख दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है ये मैंने बताया कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट वाला सेक्शन में आप देख करके समझ सकते हैं कि इस बार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो ये इस बार जो 2023 और 24 जो फाइनेंशियल ईयर इस बार जो बजट पेश हुआ है उसके लिए 2.9% एस्टिमेटेड किया गया है, जबकि पिछले साल का बजट जो है बजट एस्टिमेटेड 2022-23 का उसमें 4.1% टारगेट किया गया था। उसके बाद अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटा इसको बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में राजस्व घाटा बोलते हैं। तो जो राजकोषीय घाटा है, जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश का, जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट में 6.4% था, जिसको इस बार 5.9% किया गया। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि 5.9% जो इस बार का फिस्कल डेफिसिट है उसको सरकार चाहती है कि 2025-26 2025 और 26 का जो यूनियन बजट हो उसका हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस साल तक हमारा जो बजट का फिस्कल डेफिसिट है वो कम से कम 4.5% तक हम टारगेट को अचीव कर सकें। हालांकि इस फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने का बहुत सारा कारण है। आपको पता है कि वैश्विक जो है हम लोग महामारी से गुजरे
झेले हैं, पैंडेमिक से गुजरे हैं, कोरोना से, उसके बाद जो है ये यूक्रेन और रशिया के वॉर से कहीं न कहीं बहुत सारे कारण बना हमारे फिस्कल डेफिसिट का इतने बढ़ने का। अदरवाइज अगर देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट हम लोग बहुत कंट्रोल कर चुके थे। FRBM एक्ट भी लाया गया था 2003 में, जिसमें कहा गया था कि फिस्कल डेफिसिट को 3% से कम करना है, और हम लोग उसके करीब में भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का ये जो नुकसान एक ग्लोबल कारणों से जो रहा, उसके हम लोग भी इंपैक्टेबल रहे, और इसके कारण हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिर से एक रफ्तार ले लिया। लेकिन फिर हमने एक इच्छा रखी है कि इसको हम लोग कंट्रोल करके 4.5% तक लेके आएंगे। चलिए यहां पर देखिए प्राइमरी डेफिसिट है, जिसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। प्राथमिक घाटा जिसको पिछले बार 3.0%, पिछले बजट में 2022-23 का जो बजट है, जो बजट एस्टिमेटेड है, उसमें 3.3% किया गया था। लेकिन इस बार का जो बजट पेश किया गया उसमें 2.3% रखने का क्या है, 2.3% एस्टिमेटेड किया गया है, टारगेटेड है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार के द्वारा जो ग्रांट दिया जाता है जिससे कैपिटल क्रिएशन, उसको माइनस कर देंगे। रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट जो कैपिटल क्रिएशन के लिए दिया जाता है उसको माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा। और ये पिछले साल 2.9% था, एस्टिमेटेड था बजट में, जबकि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में जो बजट दिया गया उसमें 1.7% एस्टिमेटेड किया गया है। इसके साथ ही आप यहां देखिएगा जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो है यहां पे एक बात और किया गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने स्टेट को 3%, 3.5% तक फिस्कल डेफिसिट अलाउड है। इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट टॉलरेबल नहीं होगा स्टेट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये पूरा स्लाइड आप इतना ही समझ लीजिए कि बजट के दरमियान जितनी भी चीजें मेरे मुंह से निकल रही हैं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए, आप जिस प्रकार का क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठाते हैं उस तरह के लेवल का आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए तो इंडिया रिसीव, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, सबसे ज्यादा FDI रिसीव किया है, जो कितना हुआ, लगभग US डॉलर में इसको दिखाया गया है 84.8 अमेरिकन डॉलर, जो 2022-23 के फाइनेंशियल में जो हमने सबसे ज्यादा FDI रिसीव किया है। हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है वो बढ़ा है, आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बेहतरीन बात है, क्योंकि जिस देश के पास जो फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा होगा, हम जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाएंगे, थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व का आना जो है कहीं ना कहीं संभव हो पाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर चीज है, जो पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो यहां देखिएगा बहुत अच्छा चीज मैंने लिखा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, माने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो खर्च है वह इंक्रीज किया गया है थर्ड ईयर इन अ रो ऑफ 33%, मतलब ये 3 साल लगाते 33% जो है वो इंक्रीज किया गया, जो पिछले साल इस साल 10 लाख करोड़, इस साल कितना है 10 लाख करोड़, जो कि 33% ज्यादा है। जबकि पिछले बार की बात करें तो 7.5 लाख के अप्रॉक्स में लाख करोड़ के अप्रॉक्स में था, जबकि इस बार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है वह 10 लाख करोड़ का है, जो कि तीसरी बार जो 33% ज्यादा है। और देखा जाए तो जीडीपी का 33% है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 10 लाख करोड़ है वो थर्ड टाइम 33% जो है वो क्या है, इंक्रीज किया गया है। और ये जो इंक्रीज किया गया है, जो अमाउंट ये आपके सामने लिखा हुआ है, वो जीडीपी का 3.3% है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन बन के आ सकता है। और घबराइए मत, मैं इसका एक MCQ भी आपके लिए लाऊंगा, और MCQ भी क्लास में मैं करवा दूंगा, और ऐसा हो सकेगा तो MCQ मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसका लाइव कुछ होगा तो करेंगे उसके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे, दिस विल बी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द आउटले इन 2022। कहने का मतलब यही जो मैं बोल रहा हूं कि दिस विल बी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है, 3 टाइम्स आउटले 2019-20 में जो खर्च बना था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, उसका 3 गुना है, जो कि इस बार जो है वो क्या है, तो 33% ज्यादा है। और ये जीडीपी का कितना परसेंट है, 3.3%। उसके बाद देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि ऑफ द सेंटर इज द बजट इतना लाख करोड़ का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, 13.7 लाख करोड़ का, जो कि जीडीपी का 4.5% है। ये याद रखिएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है जीडीपी का 3.3% इस पर एस्टिमेटेड किया गया है, जबकि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी का 4.5% है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा आपका। अच्छा, अब एक सोचिए कि हमारा जो बजट बनता है
वो बजट जो है वित्त मंत्रालय का काम होता है तैयार करना, लेकिन आपको पता है कि बजट की सारी प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही स्टार्ट होता है। नियमतः देखा जाए तो बजट पेश करने का ऑफिशियली पावर प्रेसिडेंट को ही होता है, लेकिन ये उन्होंने चार्ज दिया होता है फाइनेंस मिनिस्टर को, यूनियन फाइनेंस में जो बजट पेश करते हैं। तो बजट जो बनता है उस बजट में हम लोग जो बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, उसमें यह देखा जाता है कि अगर पूरे बजट को, अगर हम लोग जो 45 लाख करोड़ को अगर हम 1 रुपया मान ले, तो क्या हम 1 रुपए को 100 पैसा मान सकते हैं? या तो 1 रुपए को हम 100 पैसा मान ले, या तो 1 रुपए को हम 100% मान ले। तो अब यह देखना हो कि 1 रुपए का वो जो हिस्सा है कहां कहां से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम। तो 1 रुपये का वो हिस्सा कहां कहां से हम लोग रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स से हम लोग 15% रिसीव करते हैं। कितना परसेंट? 15%। और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जो हम कर्ज लेते हैं या अदर लायबिलिटीज जो हमारा है वो हम लेते हैं 33%। आपको दिख रहा होगा यहां पे 34%। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्साइज ड्यूटी कौन? यूनियन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका 7% से हम लोग लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जिसको निगम कर बोलते हैं वो 15% का रिसीव करते हैं हम लोग वहां से। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको आप बोलते हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जिससे हम लोग 17% रिसीव करते हैं। और कस्टम से 4% का कंट्रीब्यूशन होता है 100% में। उसके बाद नॉन डेट कैपिटल रिसीट, देखिए अभी लिखा हुआ ना, नॉन डेट कैपिटल रिसीट का जो कंट्रीब्यूशन होता है 2% का होता है, और नॉन टैक्स रिसीट का जो होता है वह 6% का होता है। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो वह 100% बुढ़ेगा। और 100%, अगर 100% को हम 1 रुपए तो मान ही सकते, अगर या परसेंट के बदले अगर आप चाहते तो पैसा भी रख सकते थे, उसको जोड़ने पर 100 पैसे आ जाते। तो 100 पैसे बराबर क्या? 1 रुपया। तो 1 रुपए बराबर हम 45 लाख। तो 45 लाख का जो करोड़ का जो बजट बना है वो किस किस सोर्स से आएगा, इसका जो एस्टिमेटेड हिस्सा यहां पे दिखा हुआ है, जो कि 1 रुपए के रूप में आपको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें देखते हैं कि 1 रुपया कहां से आता है। तो साथ ही क्यों ना ये देख लिया जाए कि 1 रुपए का हिस्सा कहां कहां जाता है, तो वो भी देखना है। रुपीज कम्स फ्रॉम अगर हम देख सकते हैं तो रुपीज गोज टू भी देखना चाहिए। तो रुपीज गोज टू में देखिए तो पेंशन के लिए कितना परसेंट है? 4%। पेंशन में कितना जाता है सरकार का? 4%। अदर एक्सपेंडिचर में 8% है। स्टेट्स शेयर टैक्स एंड ड्यूटीज को 18% जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जो फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट या उसको ट्रांसफर किया जाता है वो 9% होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17% है, यहां पे 17% आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं 17%। यहां 17% का कंट्रीब्यूशन है। डिफेंस को एक्सपेंस के रूप में जाता है 8%, और सब्सिडीज के रूप में 7%। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहां पे बहुत ध्यान से देना होगा। देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा चलाया गया तो उसमें कितना है? 9%। कितना परसेंट? 9%। और यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट है आपका कितना? 20%। इंटरेस्ट पेमेंट कितना? तो 20%। अगर आप देखा जाए तो सरकार के खर्च का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वह इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा बर्डन है, जो हमारे चर्चा का एक विषय है, मुद्दा है, जिस पर हम बजट में बात भी करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जब हम बोरोइंग करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, जो कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार के बजट में। आप लोगों को पता है कि इस बार के बजट में यूनियन बजट जो आपका 2023-24 का पेश किया गया, इसमें विजन रखा गया, जो विजन फॉर अमृत काल, क्योंकि अमृत काल का पहला बजट था तो इसमें कुछ विजन रखा गया, कुछ उद्देश्य है इसका। क्या कहा गया देखिए तो, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ। मेन हमारा जो मास पॉपुलेशन है आज, उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है यूथ का। हमें यूथ पे फोकस करना होगा, युवा पीढ़ी पर करना होगा, क्योंकि ये अमृत पीढ़ी है। एक युवा पीढ़ी जो है एक अमृत पीढ़ी को डिफाइन कर रहा है। तो हमें एक युवा पर, यूथ पर फोकस करना होगा, और उसके ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। हमें युवा की तो बात करनी है, साथ ही साथ उसके जॉब क्रिएशन की भी बात करना है, क्योंकि अगर जॉब क्रिएशन होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी जो है वह स्टेबल और स्ट्रांग होगी। आप देखिए, अगर हम इन 2 चीजों पर जोर करें, इन 2 चीजों पर अगर हम फोकस करें, तो क्या तीसरे चीज को करने की जरूरत पड़ेगी? ये तो कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, एलपीजी मॉडल की तरह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर हमने किसी चीज को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, तो ऑटोमेटिक वो ग्लोबलाइज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो बड़ा ही अच्छे एक विजन के साथ इस बार का बजट रखा गया है। और यहां पे क्या देखा मैंने, फिर से मैं एक बार बता दूं कि हमें फोकस करना किस पे? यूथ पर। और उसके किन चीजों पर? तो विकास और उसके जॉब क्रिएशन पर, रोजगार पर। और अगर ये 2 चीज होगा तो हमेशा जो हमारा जो मैक्रो, क्योंकि हमारा जो देश का इकोनॉमी है, अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और अगर हम छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, लेकिन बड़े पैमाने पर जब हम इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसके फादर हैं जॉन मेनार्ड केन्स।
तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्ट्रांग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट तैयार होगा, हमारा एक स्ट्रांग इकोनॉमी तैयार होगा, सिर्फ यूथ को ही फोकस करने पर, जॉब क्रिएशन करने पर और साथ ही साथ उसके विकास पर ध्यान देने पर। चलिए ये तो हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं यहाँ के बजट के 17 इस बार का जो बजट है वो 7 पिलर पर है। हर बार की तरह बजट के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, कोई किसी बार बजट जो है 6 पिलर, जैसे लास्ट टाइम का जो बजट था वो 6th पिलर पे था, लेकिन इस बार का जो बजट है वो 7th पिलर पर। अब आपको 7th पिलर कह लीजिए, 7 प्रायोरिटी कह लीजिए, 7 पॉइंट कह लीजिए, जैसे कहना आप कह सकते हैं, लेकिन इसको बजट में नाम दिया गया है सप्तऋषि। इस बार के बजट की खास बात है ना कि कितना हम लोग अच्छा अच्छा चीज देख रहे हैं। जब पहली बार बजट निर्मला सीतारमण पेश की तो उसका नाम बही खाता रखी। उसके बाद बजट में जो है अमृत काल हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसके बाद एक युवा पीढ़ी पर अमृत पीढ़ी पढ़ रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम लोग एक सप्तऋषि जैसे वर्ड को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ट्रेडिशन से जुड़ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं सप्तऋषि प्रायोरिटी, 7 चीजों का जो प्रायोरिटी है। अब कहेगा सर ये 7 प्रायोरिटीज आपको याद रखनी पड़ेगी, तो बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी पार्ट ऑफ सप्तऋषि ऑफ द यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। जो सप्तऋषि था उनमें से कौन इसमें से नहीं है, तो आप नहीं है या है, इन दोनों केस में क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आपकी मजबूरी है कि आपको ये 7 पिलर्स याद रखने पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, सारे जो प्रायोरिटी है वो याद रखने पड़ेंगे। जिसमें से पहला क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए रीचिंग, इंक्लूसिव मतलब समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम लोगों तक पहुंचना। हमारे देश का क्या विजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों तक अंतिम लोग जो उनको फायदा पहुंचाना, हर चीज से लेकर के, चाहे वो किसी भी चीज की अगर सरकार बात कर रही हो तो हमारे अंतिम लोगों तक वो पहुंचे, एक लास्ट ग्रास रूट तक हम उसको जोड़ पाए, लास्ट माइल तक उसको जोड़ पाए, इसकी बात करना होता है। और यूथ पावर, और आपको तो मैंने भी बताया कि देश में जो मास पॉपुलेशन कहने का एक यूथ का कंट्रीब्यूशन है, तो इसको भी देखना होगा। साथ ही साथ जिसको युवा शक्ति हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वित्तीय क्षेत्र, उसके बाद ग्रीन ग्रोथ मतलब जो हरित विकास जो है, उसके बाद अनलीचिंग द पोटेंशियल, अनलीचिंग द पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमताओं को उन्मुक्त करना, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी बात की चर्चा इसमें की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारी संरचना और निवेश, इसको अवसंरचना और निवेश बोल सकते हैं हिंदी में। हिंदी थोड़ा मेरा बहुत अच्छा है, आपको देख के लग रहा होगा, तो मेरी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी इंग्लिश है, तो आई एम एज गुड इन हिंदी एज इन इंग्लिश, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। फिर भी मैं आपको हिंदी में बताने का पूरा कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से निराश ना हो। सीपी का मंच हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे बच्चे मेरे सबसे पहले हैं और आप मेरे लिए हैं, तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके लिए हर चीज करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हर भाषाओं में बाइलिंगुअल पढ़ाना, हर चीजों को दिखाया जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास के तौर पर क्या किया गया। आत्मनिर्भर, देखिए तो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम, इसमें मेन काम क्या गया है कि जो यहां पे आत्मनिर्भर क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम को बूस्ट करना है, और क्या करना है, तो डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, जो रोग मुक्त पौधे होते हैं उनको लाना है, ताकि हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब जो बागवानी, जो जैसे हम लोग HYVS पढ़े थे ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो उसी तरह यहां पे क्या है, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब उसके जो फसल है, जो क्रॉप्स है, बीज, वो बनाया जा सके और इसके लिए पैदावार किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। तो यह हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को और भी मतलब बेहतर बनाने के लिए डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स को यहां पर लाने का बात चल रहा है, उसको और भी अच्छा करने का बात चल रहा है, जिसके लिए सरकार जो है 2200 करोड़ मतलब 2200 करोड़ की बात की। इसके लिए खर्च सरकार कितना करेगी, तो 2200 करोड़ मतलब 2200 को। इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए, जिसमें डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स को तैयार किया जाए और से हॉर्टिकल्चर को क्या करना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बूस्ट करना और बेहतर करना है, तो इसके लिए लाया गया है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप्स। जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप्स जो है, इनको और भी इनहैंस करना, उसके पैदावार को बढ़ाना है, उसके उपज को बढ़ाना है। तो ये क्या लिखा हुआ देखिएगा, टू इनहैंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, लंबे रेशेदार जो ऊन है, कॉटन है, तो उसको क्या करिए, तो ये क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच थ्रू पब्लिक प्राइवेट, मतलब इसके लिए लंबे रेशेदार ऊन के पैदावार के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल अडॉप्ट, गवर्नमेंट क्या करिए, अडॉप्ट करिए क्लस्टर बेस्ड एंड वैल्यू चेन अप्रोच
थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब लंबे रेशेदार के उत्पादन के लिए सरकार क्या कर रही है कि जो क्लस्टर बेस्ड है प्राइवेट कंपनी, उनके साथ मिल करके इसके पैदावार को बढ़ाने की बात चल रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज के देश, आज के इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल है। पीपीपी इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है, और पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है, और एक पर्टिकुलर पार्टी भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो तीनों चीज आप याद रखिएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट पर ला रही है, ताकि सरकार और निजी संस्था दोनों मिल करके लंबे रेशेदार ऊन का पैदावार को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसके बाद देखिए बड़ा क्या कहा गया है अच्छा, एक बहुत बड़ी बात यहां पे देखिएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द श्री अन्न। जो यहां पे देखिए बड़ा अच्छा क्या है, मैलेट का चर्चा, मैलेट मतलब बाजरा, यहां पे बाजरा की बात चल रही है, बाजरे का बात अभी चर्चा में होगा। श्री अन्न जो है, यहां पे देखिएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा उत्पादक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मतलब होता है निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है किसका, तो श्री अन्न। और यहां पे अन्न का मतलब है जो मोटे अनाज है, जिसमें मैलेट्स को हम लोग रखते हैं, मिलेट्स, जिसको हम लोग बाजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाजरा, मिलेट्स, MILLETS बोलते हैं मिलेट्स को, बाजरा। जिसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं बाजरा में, तो देखिए बहुत सारा बाजरा का प्रकार है, जोवर है, रागी है, बाजरा है, मैंने वही है मिलेट्स, मोटे अनाज का मैंने उसी का पार्ट है कि जोवर है, रागी है, बाजरा है, कुट्टू है, रामदाना है, कंगड़ी है, कंगनी है, कुटकी है, कोडो है, चीना है एंड सामा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि इनमें से कौन नहीं है। तो आप ये सारे प्रकार आप याद रखेंगे जो मिलेट्स के टाइप है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो 2023 का साल है, 2023 जो है ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। ये एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है करंट का, तो आप याद रखिएगा, काम आ जाएगा। ज्ञान जानकारी कभी बेकार नहीं जाती। जो यहां मैंने लिखा भी है, शायद देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, 2023 ऑब्जर्व एज द ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब इसको जो है मिलेट्स का जो है साल मनाया, घोषित किया गया 2023 को। इसके साथ यहां देखिएगा, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न, मतलब देखिए बताया ना भी, सिर मोटे अनाज के पैदावार के लिए जो है ये ग्लोबल हब, इंडिया को क्या बनाया जा रहा है, ग्लोबल हब। और इसके लिए क्या करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में एक इंडियन अनुसंधान है, जो कि किसके लिए है, तो मिलेट के लिए है। और ये सपोर्ट करेगी, क्या करेगी, ये सपोर्ट करेगी कि बेहतर से बेहतर हम कैसे इस क्षेत्र में हो सकें, और बेहतर से बेहतर हम कर सकें, और शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एट द इंटरनेशनल लेवल। मतलब ये सेंटर, हैदराबाद का जो रिसर्च सेंटर है, वह सेंटर ऑफ एक्सलेंस का काम करेगा कि कैसे हम श्री अन्न मतलब जो मोटे अनाज, उसके पैदावार को कैसे बढ़ा सके, इसके रिसर्च और इसके प्रैक्टिसेस को और बेहतर बना, और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को एक प्रख्याति बने, इसके लिए भी काम करेगा कौन, तो हैदराबाद इंस्टीट्यूट, जो कि किसके लिए है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। कहां पे है ये, हैदराबाद है। ये हम सपोर्टिव होगी किसके लिए, तो एक्सीलेंस बना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। इसके लिए जो भी काम होगा, जो भी रिसर्च करना होगा, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी लाने होंगे, वो सब लाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल तक हमारा एक स्टैंड होगा। उसके बाद देखिए तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या कहा गया, एग्रीकल्चर क्रेडिट में कहा गया है, द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज। देखिए सबसे बड़ी बात कि इस बार का खेती के लिए जो लोन दिया गया है वह इंक्रीज किया गया है 20 लाख करोड़ विथ फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो कि फर्म क्रेडिट के अंदर आता है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, मिल्क डेयरी फार्म हो गया, फिशरीज हो गया। तो यहां पे क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज, किया जाएगा, कितना किया जाएगा, तो 20 लाख करोड़ ज्यादा किया जाएगा। किस फोकस के साथ, इसका उद्देश्य मेन होगा एनिमल हस्बेंड्री पर, डेयरी फार्म पर और फिशरीज पर, जो कि अभी मैंने आपको बताया। मैं क्लास में भी जब PCL पर PSL पढ़ाता हूं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो क्रेडिट में बहुत सारी चीज बताता हूं, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए क्या होगा, फार्म क्रेडिट क्या होगा। तो वहां पर मैं बेहतरीन तरीके से आप CP हाउस में या CP के जितने ब्रांच जो देखते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वहां पे आपको मिलता होगा देखने को। ये तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको आप टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। तो यहां पे देखिए तो गवर्नमेंट विल लॉन्च अ न्यू सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना। ये बड़ा अच्छा योजना है जो सरकार ने लॉन्च किया, और इसका मेन रीजन था कि जो फिशरी जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं उनका बीमा होना चाहिए, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये सब सारी चीजों की चर्चा जो है PM मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है, और उसका जो सिस्टम है उस ज्यादा से ज्यादा अपने कामों में बेहतर हो सके, इसके लिए वित्तीय सहायता, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्ट भी करती है सरकार। तो इसके लिए क्या गया, गवर्नमेंट विल लॉन्च अ न्यू सब स्कीम के अंदर
पीएम मत्स्य संपदा योजना, मतलब इसके अंदर जो है क्या क्या, पीएम संपदा योजना विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000 करोड़, 6000 करोड़, इसके लिए अलग से सब स्कीम है जिसका नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना, उसके लिए अलग से सरकार खर्च करेगी कितना, 6000 करोड़। फर्दर इनेबल एक्टिविटीज फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज इंप्रूव वैल्यू चेन इफिशिएंसी एंड एक्सपेंड द मार्केट, मतलब मछुआरे का जो बाजार है, मछली का जो व्यापार है, उनके बिजनेस को क्या करना, बढ़ाना, मछुआरे जो वेंडर्स हैं उसके बिजनेस को क्या करना, एक्सपैंड करना, और जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस हैं उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट देकर के उसके बिजनेस को क्या करना, एक्सप्लोर करना, जिसके लिए सरकार ने अलग से पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत अलग से एक एलोकेशन किया है 6000 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। नेक्स्ट की तरफ जाए अगर बढ़ेंगे तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब होता है सहकारी, सहयोग। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है, आपको मैं बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन किसके हाथ में है, तो अमित शाह के हाथ में। किसके हाथ में है, तो अमित शाह जो है इसके मिनिस्टर है, तो आपको पता ही होगा अमित शाह। तो वाज फॉर्म विद द मैंडेट रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। सहकार से कहते हैं सहकारिता, सहयोग से और आगे आप बढ़ते हैं, दान से कुछ बढ़कर, यहां पे दान नहीं मतलब है, यहां पे सहयोग, सहकारिता से समृद्धि की ओर हम जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक विजन के साथ यहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप पैक्स का नाम तो सुनते ही हैं। आपको मैंने बताया है कई बार कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो 3 स्ट्रक्चर में है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें पैक्स आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसका मेन उद्देश्य होता है किसानों को, छोटे छोटे फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए क्या वो प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो यहां पे देखिएगा क्या कहा है, टू रियलाइज, इनका बहुत बड़ा उद्देश्य और बहुत ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं ये इन क्षेत्रों में, पैक्स के क्षेत्रों में बहुत कहीं ना कहीं बहुत केओस का मामला है, बहुत ज्यादा जो है इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज्यादा जो है करप्शन है, उन चीजों को और भी ट्रांसपेरेंट एकदम एक चैनलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, पैक्स को जो है कंप्यूटराइज कर दिया है, डिजिटाइज करने का बात कर रहे हैं वो। तो टू रियलाइज द विजन द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड कंप्यूटराइजेशन। इस कंप्यूटराइजेशन का मतलब है बच्चे कि डिजिटाइज करना, उसको डिजिटलाइज कर देना। और कितना, तो 63,000 पैक्स, 63,000 पैक्स जिसका भी फुल फॉर्म मैंने बताया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,516 करोड़, 2,516 करोड़। और आप घबराइएगा नहीं, इसके पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसके पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे। आपको कई बार लग रहा हो कि सर पढ़ा तो नहीं, लिखेंगे कितना जल्दी में क्या कर पाएंगे, तो करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको सीपी देता है, सीपी है तो संभव है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 2,516 करोड़ जो है वो इसके लिए सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, सिर्फ एक काम करने के लिए। और क्या करने के लिए, तो 63,000 पैक्स को क्या करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पैक्स का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एक बार आपको मैं बता दूं, ग्रामीण बैंक में एक क्वेश्चन पूछा था, पैक्स में एस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो आपको यह याद रखना होगा। अब देखते हैं इस बार हेल्थ बजट में हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग के लिए क्या किया गया है। आपको पता होगा, मैं यहां पे बताना चाहूंगा। आप कहेंगे कि सर शुरुआत में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज लिखा हुआ है, तो वहां से आप सेंटेंस को शुरू कीजिए, लेकिन मैं यहां से नहीं बल्कि आपको दूसरी तरफ से, मैं यहां से शुरू करूंगा। 157 मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड सिंस 2014, 157 मेडिकल कॉलेज 2014 में स्टैब्लिश किए जा चुके, 2014 में कहा गया था। और उसी वो क्या करेंगे, उन्हीं के लोकेशन में जहां पर ये 157 मेडिकल कॉलेज हैं, वहीं पर 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। अब क्यों किए जाएंगे, आपको तो पता ही है कि हम लोग कोरोना के मार से गुजरे हैं। भगवान न करे वो पेंडेमिक फिर से किसी को देखना पड़े। हमने वो दौर देखा है जो दौर नहीं देखना चाहिए था। बहुत ही बुरे हालात से हम सभी लोग गुजरे। तो यहां पर देखिए उस दौर में आपने क्या देखा, जो फ्लोर मेडिकल असिस्टेंट जो थे, जो स्टाफ थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे पास डॉक्टर्स तो है लेकिन नर्स की बहुत शॉर्टेज है, उसकी शॉर्टफॉल से कहीं क्यों ना हम नर्सिंग फैसिलिटी को अगर बूस्ट कर दे तो चलो नई मामा से काना मामा अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखते हुए 157 मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश जो 2014 के थे, उन्हीं के लोकेशन, उन्हीं के एरिया में जो है 157 नर्सिंग कॉलेज स्टेबल किया जाएगा। और नर्स को क्या किया जाएगा, एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, इफेक्टिव बनाया जाएगा, ताकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल हो और हमारे देश में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को एक ताकत मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बार बार ये क्वेश्चन आ जाए, कोई क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होता है तो आ जाता है। तो मिशन ऑफ एलिमिनेशन
मिशन टू इलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब होता है जड़ से उठा देना, खत्म कर देना, उन्मूलन करना। तो मिशन टू इलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया में एक सिकल सेल होता है, सिकल सेल आपको बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। सिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो ब्लड के शेप को बदल देता है, और ये ब्लड का शेप इस तरह से बदल जाता है, इसको हेमोग्लोबिन को अफेक्टेड करता है, और हेमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया तो होगा ही। तो आप यहां पे देखेंगे कि मिशन टू इलिमिनेट, ये सिकल सेल जो है, सिकल सेल एनीमिया, इसको खत्म करना है, इलिमिनेट करना है, जड़ से खत्म करना। कब तक? तो टारगेट रखा गया 2047 तक, 2047 तक हमको इसको जड़ से खत्म करना है। तो एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि हमने इसको टारगेट कहां तक रखा है, सिकल सेल एनीमिया को वाइप आउट करने का, एलिमिनेट करने का, या इरिडिकेट करने का, जो भी आप वर्ड बोलना चाहिए यहां पे आप कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किया गया, ये तो मैंने बता दिया। साथ ही साथ देखिए यहां पे कितनी अच्छी बात कही गई है कि इट विल इंटेल अवेयरनेस creation universal searching of 7 crore people in the age of 0 to 7 years in affected tribal areas and counseling through the collaborative efforts and central ministries and the state government। कहने का मतलब है इससे 0 से 40 साल के लोग जो हैं, 7 करोड़ पीपल इससे अफेक्टेड हैं, ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा हैं। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। यहां पे इस बात का कहने का मतलब यही है। मैंने आपको ये सारा चीज यहां बताया, उसमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। एक कहीं ना कहीं जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करने की जरूरत है कि किनको किनको इन चीजों से जो प्रभावित किया उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इन चीजों की चर्चा यहां पे की हुई है। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए तो बड़ा ही अच्छा चीज यहां पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं इसको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। लैब विल मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च बाय पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फैकल्टी एंड द प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स। बहुत ही अच्छा बात यहां पे कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, तो मेड अवेलेबल रिसर्च करने के लिए, और क्या, तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फैकल्टी, मैंने इस पर रिसर्च करने के लिए उसको हेल्प करना, लैब्स तैयार करके देना है, लैब्स की सुविधा देना है, ताकि इस पे पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फैकल्टी जो है इस पर रिसर्च कर सकें, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है इसमें रिसर्च हो सके, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ इस लैब को तैयार किया जाए, जिसमें सरकार और निजी दोनों के जो फैकल्टी हैं, जो मेडिकल कॉलेज के वहां पे काम करेंगे, उनको मौका दिया जाएगा, और वहां से हम इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं। मतलब सरकार के भी उसमें फैकल्टी होंगे, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी फैकल्टी होंगे, जो ICMR का काम होगा, इन दोनों फैकल्टी की मदद से एक लैब तैयार करना, जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को इसके रिगार्डिंग किया जा सके बेहतर तरीके से। तो अब यहां देखिए टीचर्स के लिए एजुकेशन में क्या क्या, इस बजट में शिक्षा में क्या किया, देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डेवलप, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग। कहते हैं शिक्षा में टीचर्स के लिए सबसे बड़ा बेस्ट चीज होता है पेडागॉजी, और उस पेडागॉजी के लिए आप देखिएगा सरकारी टीचर भी अगर बनते हैं तो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि बेहतर कैसे हम अपने आप को वहां पर रख सकें। कहते हैं एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अपने आप को विद्यार्थी समझता हो, रोज की जिंदगी में कुछ पढ़ता हो, रोज अपने आप को ये समझ रहा हो कि नहीं हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है और कुछ सीखने की जरूरत है, मैं कितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को दे सकूं, रोज पढ़ सकूं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक के बीच में भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डेवलप वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस टू टीचर ट्रेनिंग। मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जो है टीचर के ट्रेनिंग के लिए एक जो है सेंटर्स जो है वो डेवलप करेगा, ट्रेनिंग सेंटर्स। दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स विल बी सेट अप द फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी फॉर क्वालिटी बुक्स। हाँ, यहां पे कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि बच्चों के लिए और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात चल रही है, जो कि लाइब्रेरी कहते हैं हमारे देश में शिक्षा का एक बहुत प्रसार होना चाहिए। हमारे देश की एक बदहाली है, दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बजट में डिफेंस के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एजुकेशन पर नहीं होता। लेकिन यहां पर एक अच्छा चीज मैं देखने को पढ़ने को मिल रहा है मुझे कि यहां पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात चली, जो जहां से कहीं से चाहे तो किसी चीज की पढ़ाई कर सके। पढ़ाई किसी के लिए, मैंने आपने क्या होता है, ये अंतिम लोगों तक पहुंचाना हर सुविधाओं को। तो हर वो चीज, चाहे वह शिक्षा का कोई भी चीज हो, जो युवाओं के लिए या बच्चों के लिए या ऐसे डिप्राइव लोग हैं जिन तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए, यही उनका मकसद है। इसके बाद स्टेट विल बी इनकरेज सेटअप फिजिकल लाइब्रेरी। कह रहा है कि स्टेट जो है फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करेंगे। कहां पर भैया, तो पंचायत एंड वार्ड लेवल्स पर भी लाइब्रेरी की सुविधा करना है। कहते हैं कि अगर एक अच्छा दोस्त बनाना है तो किताब से दोस्ती कर लो,
1000 दोस्तों के बराबर है वो। तो किताब की दोस्ती जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। किताब से मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी संवर जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो स्टेट विल बी इनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरी फॉर देम टू पंचायत एंड वार्ड लेवल्स टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एसेसिंग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज। मतलब नेशनल डिजिटल रिसोर्सेज के साथ साथ पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर जो है स्टेट को क्या करना है, लाइब्रेरी सेटअप करने में हेल्प करना है, ये है। और इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल्स। इसके लिए क्या कहा गया, कुछ नहीं है इसमें, बेन छोटा सा चीज है इसमें। क्या कहा गया है, ऑन द सोर्स सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बीच में जितने भी कलेक्टर हैं या जितने भी अधिकारी हैं उनके बीच अपने काम को लेकर के कितना ज्यादा कंपटीशन, कितना वो बेहतर कर सकते हैं, इस चीज का फायदा इस प्रोग्राम से मिला है, इस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। उसी के तर्ज पर एक ब्लॉक में, एक जो है ब्लॉक्स में अगर सभी कर्मचारियों के कार्य रेखाओं पर ध्यान दिया जाए, उसकी कार्य प्रणाली के बीच में रैंकिंग किया जाए, एक कंपैरिजन किया जाए, तो कहीं ना कहीं बेस्ट वाली सिचुएशन होती है। जहां कंपैरिजन होता है, जहां कंपटीशन होता है, कंपैरिजन नहीं, वहां पे सही वर्ड यहां पे कंपटीशन होगा। तो अगर कंपटीशन हो तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ब्लॉक लेवल पर जो है इस जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो 500 ब्लॉक को इसमें कवर किया जाएगा। मतलब जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसी के तर्ज पर हमारी सरकार ने इस बार की बजट में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम सेटअप करने के बाद के, जिसमें कितने ब्लॉक कवर किए जाएंगे, तो 500 ब्लॉक, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि टॉपिक है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। प्रधानमंत्री, यहां पे पी का मतलब है प्रधानमंत्री वल्नरेबल मतलब होता है कमजोर, ऐसा है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो जनजाति हैं, जो पिछड़ी जनजाति हैं, उनके जो कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के जो जनजाति हैं, उनके ग्रुप को डेवलपमेंट मिशन के लिए एक चीज लाया गया। क्या लाया गया भाई, समझिएगा। तो इसमें क्या कहा गया बजट में, टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलरली, माने हमारे देश में उन सामाजिक से जुड़े हुए लोग जो अत्यंत पिछड़ा है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ट्राइब जनजाति में आते हैं, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास की भी बात हमें सोचनी होगी। कहते हैं हमारा देश जब तक सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अगर सोशल डेवलपमेंट से नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं चाहिए सोशल डेवलपमेंट, हमें नहीं चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करनी होगी, तभी एक नए विकास, एक नए देश की शुरुआत और नए देश का हम कल्पना कर सकते हैं। तो अब यहां पे यही बात कहा गया, टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसका, तो यही पीवीटीजी ग्रुप जो है, जो प्रधानमंत्री वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो लोग हो गए उनको डेवलप करना, उस मिशन के अंदर उसको लाना है और उसके आर्थिक विकास की बात करनी है, सामाजिक विकास की बात करनी है ना। तो यहां पर क्या कहा गया इसके लिए सरकार क्या की है, 15,000 करोड़ विल बी अवेलेबल इम्प्लीमेंट द मिशन ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल में इस मिशन को टारगेट तक पहुंचे, 3 साल के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ दिया। कितना हजार करोड़ दिया है, 15,000 करोड़। सिर्फ इसका मेन काम होगा कि एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि शेड्यूल ट्राइब के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस स्कीम के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिशन के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या कहा है सरकार ने, बहुत इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसके और एक चीज कहा गया, 3 साल में सेंटर विल रिक्रूट। सेंटर क्या करेगा, देखिए जनजातियों के लिए बहुत चीज करनी चाहिए, करना भी चाहिए। हमें एक बात याद आ रही अंबेडकर साहब की, अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि अगर मुझे देश और खुद में, किसी ने पूछा था अगर आपको देश और खुद में चुनना हो तो क्या चुनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले देश चुनूंगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने बातों को कहा कि देश तो मैं चुनूंगा, लेकिन अगर मुझे यह कहा जाए कि देश और शेड्यूल ट्राइब, डिप्राइब लोग, जनजाति, उनमें अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे, तो मैं पिछड़े लोगों को पहले चुनूंगा, क्योंकि देश उनसे है और उनके विकास से ही देश का विकास संभव है। तो ये बात मुझे यहां पे बताना मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो यहां पे क्या कहा गया, 3 ईयर्स में सेंटर विल रिक्रूट 38,000 टीचर, 38,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा 3 सालों में। और इसका मेन काम क्या होगा, जो 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं, जिसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, उन 740 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल में 38,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट होगी अगले 3 सालों में। यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि इस बार के बजट में कहा गया। ध्यान से एक बार और देखिएगा आगे। अब एक और चीज है, कर्नाटका के लिए बहुत अच्छा बात कहा गया है कि आप यहां देखिएगा, ड्राउट प्रोन सेंटर रीजन ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के वो सूखे प्रभावित क्षेत्र
जिसको सेंट्रल असिस्टेंट कर रही है सरकार, केंद्र सरकार उसको वित्तीय मदद दे रही है, कितना का, तो 5300 करोड़ विल बी गिवन द अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के तहत मैक्रो मतलब एक सूक्ष्म सिंचाई के तहत जो है फिलिंग अप द सरफेस टैंक एंड ड्रिंकिंग वाटर। सरफेस टैंक मतलब जो पानी का जल स्तर है, और जो बाह्य टैंक है पानी का, उसको उसके मदद के लिए, उसको हेल्प करने के लिए जो है कितना करोड़ दे रही है, 5300 करोड़ उस प्रभावी सूखा प्रभावित क्षेत्र को पानी की व्यवस्था पहुंचाने के लिए। ये भी सरकार का एक कंसर्न है, तो ये भी केंद्र सरकार को झेलना पड़ता है। ये भी सरकार का एक बर्डन है कि कई बार राज्य के उस प्रॉब्लम को केंद्र अपने सर पर लेती है और उसको हेल्प करती है। यही हमारे देश की खास बात है कि हमारा देश जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है अंडर आर्टिकल 1 के तहत। यहां पे देखने को मिल रहा है इस चीज का। यहां देखिएगा सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सरकार क्या कर रही है यहां पे, बड़ा अच्छा आप देखने को देखेंगे कि इस बजट में बेहतरीन चीज देखने को आपको मिल रहा है। क्या कि ये बजट में आपने देखा कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50 साल के लिए 50 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन किसको, तो स्टेट गवर्नमेंट को। और इस स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, तो ध्यान से मैंने ये एक साल और, मैंने एक 50 साल के दे रही थी, फॉर 1 more year टू पर, मैंने एक और साल के लिए बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंसेंटाइज द कंप्लीमेंट्री पॉलिसी। सरकार ने क्या किया था, 50 साल का फ्री लोन जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देने का ऐलान किया, तो उसमें बोला कि एक साल और हम बढ़ा दिए इसमें, लेकिन ध्यान रख इस पैसे से आपको क्या करना है, इस लोन से आपको क्या करना है, आपको मेन एक काम करना है, क्या कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है ताकि आप एक कैपिटल क्रिएशन कर सके, बेहतर चीजों में आप बेहतर बन सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इन नेक्स्ट 3 years, ये तो हो गया, इसके आगे की बात। आगे देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में क्या बोला है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है 2015 में ये शायद लॉन्च हुआ था, जहां तक आप देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, इंसान हूं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, लेकिन इस बजट में 2023-24 के बजट में जो फरवरी में एलोकेट किया गया 79,000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना हजार करोड़ किया गया है, 79,000 करोड़ किया गया है, जो पिछले बार, ध्यान से सुनेगा, कि पिछले बार के बजट से जो है वो ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। शायद आगे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं कि यहां पे लिखा हो 66%। देखिए या पिछले क्या है, प्रधानमंत्री ये कितना है, इंक्रीज किया गया 66% ज्यादा है, 66, क्योंकि पिछले बार के बजट में इसमें कितना करोड़ था, 48,000 करोड़ था इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो बेटर हाउस फैसिलिटी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छा कराने के लिए जो है इस योजना के तहत एक घर की सुविधा दी जाती है अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इसमें जो है इस बार 79,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, और जो कि पिछले साल से 66% क्या है, ज्यादा है। अगर 2022 और 23 के बजट में देखा है तो 48,000 दिया गया था, और इसमें कितने घर कंप्लीट किए गए थे, तो 80 लाख हाउसेस जो हैं इस योजना के तहत बनाए गए थे। तो ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है लॉन्च किया गया था 2000, देखिए यहां लिखा हुआ ही है, मैं वही सोच रहा था कि मैंने इस कॉन्टेक्ट में कहीं न कहीं ऐड किया है, शायद देखने में देर हो रही थी, वैसे भी एक आंख से सूरदास ही हूं मैं, तो चलिए लेट सवेर लेकिन दिख गया मुझे कि 2015 में यहां लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2023 स्कीम सप्लाई फ्री फूड ग्रेन, मतलब आपने देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया था। यहां पे देखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, इसमें क्या है कि प्रायोरिटी दिया गया था हाउस होल्ड को कि अनाज, इसमें जो है अंत्योदय योजना, जिसका नाम बदल करके हम लोग क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 2.5 साल तक, अभी मतलब 2.5 ईयर्स लगभग जो है फ्री आपको अनाज दिए जाएंगे, इसकी बात इसमें सरकार ने कही है। और इसके लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, 2 लाख करोड़। इसके लिए आउटले कितना होगा, इसका इन्वेस्टमेंट कितना खर्च होगा सरकार का, तो 2 लाख करोड़ का खर्च होगा। ये सरकार का एक ये एस्टिमेटेड है बजट में, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए जैसा यहां पे क्या है कि द गवर्नमेंट एफर्ट्स सिंस 2014 हैव इंश्योर्ड फॉर सिटीजन विद बेटर क्वालिटी लिविंग एंड द लाइफ ऑफ डिग्निटी। मैंने इसमें बेहतर जिंदगी करने के लिए जो है यहां पर सरकार जो है 2014 से प्रयासरत है, और यहां पे की भी है। और इसी चीज को यहां दिखाया गया है, क्या दिखाया, देखिए कि इस 2014 में सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं बेनिफिट क्या देखने को मिल रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है लोगों का वो डबल हो गया है 1 साल में। यहां जो इनकम की बात चल रही है वो पर ईयर की बात चल रही, पर एनम की।
तो 1.79 लाख का जो हो गया है, मतलब 1,97,000 एक साल में। तो कहीं न कहीं लोगों का जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो डबल हो गया। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता, तो मैंने पढ़ाया आपको। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन। तो यहां पे याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, तो आप इससे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन दिस 9 ईयर्स, जो सरकार का, जो एनडीए सरकार का जो 2014 में बनी, और अब तक के इस 9 साल के सफर में यहां दिया है कि द इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज साइज फ्रॉम 10th to 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इस 9 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो कहीं 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो आज वर्ल्ड के में 5वां स्थान पर एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। इसके लिए तो आपको अपने आप में एक प्राउड फील करना चाहिए। हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया। ब्रिटेन जो कोरोना में कहीं कहीं प्रभावित हुआ, और उसको हम पीछे कर पाए, और हम अभी 5वें स्थान पर है, जबकि पहले 10वें स्थान पर थे। इसके बाद देखिए, द इकोनॉमी हैज बिकेम द लॉट मोर फॉर्मेटाइज रिफ्लेक्टिव। ये यहां पे है एम्प्लॉयड एंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जो है मेंबरशिप जो लोगों का है वो बढ़ गया, डबल हो गया। मतलब ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जो जुड़े हैं, जो मेंबरशिप हुआ है, वो डबल हो चुका है। अब तक 27 करोड़ हो चुका है। इस 9 साल के दरमियान में कितना हो गया है, तो 27 करोड़ हो गया है। और 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स, 7400 डिजिटल पेमेंट्स ऑफ 126 लाख करोड़ थ्रू द यूपीआई। मतलब 7400 करोड़ जो है डिजिटल पेमेंट हुए हैं, और टोटल जिसमें से 126 लाख करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ यूपीआई जो हुआ है 2022 में। तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। यहां देखिए, अब आपको दिख जाएगा, हालांकि पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। तो ईपीएफओ मेंबरशिप से जुड़ा है, वहां पे आपका जो है डबल हो गया है। ईपीएफओ मेंबरशिप कितना, 27 करोड़ हो गया। और साथ ही साथ क्या है कि डिजिटल पेमेंट से 7400 करोड़ जो है डिजिटल पेमेंट के थ्रू, यहां पे 34,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो है 126 लाख करोड़, सॉरी 126 लाख करोड़ जो है पेमेंट किए गए हैं, पेमेंट किए गए हैं 126 लाख करोड़ जो यूपीआई के थ्रू 2022 तक अभी तक हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिएगा जो कि अचीवमेंट से मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, लगभग हम समापन की ओर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सम ऑफ द स्कीम आर अचीव्ड 2014 से जो हम लोग पाए हैं, कितना, तो स्वच्छ भारत मिशन में कितने हाउस होल्ड है, तो एक 11.7 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी कनेक्शन जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम कुकिंग गैस है, उससे उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ लोग बेनिफिटेड हुए हैं। उसके बाद 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है, जिसमें से 102 करोड़ पर्सन जो है वैक्सीनेटेड किए गए हैं। उसके बाद 47.8 करोड़ पीएम जनधन योजना अकाउंट्स खोले गए, लगभग जिसमें 175 लाख करोड़ रुपया भी है, लगभग अंदाजे बयां पर मैं बोल रहा हूं, फिगर आउट कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो 47.8 करोड़ जो है पीएम जनधन अकाउंट से जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इकलौती योजना है पूरे विश्व की जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराई है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है आपको। तो इंश्योरेंस कवर यहां पे देखिए बड़ा अच्छा है। प्रधान, ये देखिए इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ पर्सन, 44.6 करोड़ जो है व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जुड़े हैं, जो कवर लिए हैं, कवर किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 20 रुपए से के प्रीमियम पर होता है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है वो 436 रुपए पर एनम के प्रीमियम से होता है। आपको पता होगा हाल फिलहाल में इसका जो प्रीमियम बढ़ाया गया था। इसके बाद कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको पता है कि साल भर में सरकार 6,000 रुपए देती, क्वार्टरली 2,000 रुपए के रूप में, जिसमें अब तक जो है 2.2 लाख करोड़ जो है अब तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कितने फार्मर्स के बीच में, तो 11.4 करोड़ फार्मर्स के बीच में। अब देखिए रेलवे के बीच में, रेलवे के लिए क्या किया है इस बजट में। रेलवे के लिए सबसे बड़ी बात इस बार क्या किया है कि इसमें टोटल खर्च जो दिया गया है 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड किया गया है। और ये अब तक का जो 2013-14 में जो कांग्रेस के समय में जो बजट पेश किया गया था, वहां से अगर देखा जाए तो 9 टाइम्स, 9 गुना ज्यादा है। कितना है, 9 गुना ज्यादा। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा उपक्रम हुआ करता था कौन, रेलवे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा खर्च एलोकेट किया गया है 2.40 लाख करोड़, जो कि 2013 और 14 का बजट जो कांग्रेस की सरकार में पेश किया गया था उससे 9 गुना ज्यादा है। यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पे देखिएगा
100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है 3 साल में लॉन्च करना है, मैंने स्टार्ट करना है। 400 वंदे भारत ट्रेन नेक्स्ट 3 ईयर्स में स्टार्ट करने हैं। उसके बाद 2000 किलोमीटर ऑफ द नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर द कवच, मतलब कवच एक प्रोटेक्शन कॉलिजन के लिए, अगर दो ट्रेन के बीच में कॉलिजन ना हो, कोलाइड ना करे, इसके लिए कवच एक लाया गया था, जो हम पिछले बजट में पढ़ाए हैं। अगर पिछले बजट के हाइलाइट्स में अगर देखना चाहते हो आपको मिलेगा, तो 2000 किलोमीटर को क्या करना है, नेटवर्क को कवच के अंडर लाना है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो है, हर व्यक्ति विशेष के लिए को जोड़ना है, किससे, पोर्ट से, कोल से, स्टील से, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन सेक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे विल टेकन अप टू प्रायोरिटी विद इन द इन्वेस्टमेंट। मतलब इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत 100 क्रिटिकल 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां फिगर में लिखना था, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें जो लास्ट माइल तक लोगों को कनेक्ट करना है, किस चीज से, तो पोर्ट के लिए, कोल के लिए, स्टील के लिए, फर्टिलाइजर के लिए एंड फूड ग्रेन्स सेक्टर के क्षेत्रों में। और ये इसके लिए सरकार जो है ये प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, इसको प्रायोरिटी पर रखा है, और सरकार ने इसके लिए 75,000 को 75,000 करोड़ इसमें खर्च के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इसमें सरकार ने दिया है। और 15,000 करोड़ इसमें जो टोटल खर्चा होगा 75,000 करोड़, इसमें से 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ जो है वो प्राइवेट सोर्सेस के द्वारा खर्च किया, वो प्राइवेट सोर्सेस से लिए जाएंगे, जिसमें से टोटल खर्चा कितना होगा 75, मतलब 75,000 के अंदर 15,000 आएगा। इसके बाद देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अर्बन यहां पे क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पीएसएल में आपको पढ़ाया है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहां देखिएगा तो यहां पे पीएसएल में हमने पढ़ा है। इसी तरह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, मतलब अर्बन एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो मैनेज किसके द्वारा की जाएगी, NHB के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक सेटअप किया जा रहा है, इसमें क्या करना नहीं करना भी इसके लिए कुछ नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि NHB के द्वारा मैनेज होगा, किसके द्वारा, NHB, जबकि RIDF किसके द्वारा मैनेज होता है, नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। ये जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए किस, ये जो ये स्कीम है जो मैनेज होगा, ये जो प्रोग्राम है, जो फंड है, वह सिर्फ टायर 2 और 3 सिटीज के लिए होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज इसमें कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते जरा सा क्या है, स्टेट विल बी इंकरेज टू लिवरेज रेशियो फ्रॉम द ग्रांट्स। हाँ, यहां पे क्या गया, सरकार जो है, केंद्र सरकार, स्टेट विल बी इंकरेज टू लिवरेज रिसोर्सेज फ्रॉम द ग्रांट भी राज्य को मिलेगा ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एज वेल एक्सिस्टिंग स्कीम टू एडॉप्ट अप्रूवल। कहने का मतलब यह है कि UIDF के लिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा ग्रांट भी तय किया जाएगा, जो कितना है, वी एक्सपेक्टेड टू मेक अवेलेबल, अंदाजे यहां पे कहा जाए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन स्टेट को ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैंने फाइनेंस कमीशन का चैप्टर जब पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि फाइनेंस कमीशन स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्लिक करती है, या कोई भी जो ग्रांट देना होता है तो वही एलोकेट करती है। तो उसके लिए अंदाजे यहां पे कहा जा रहा है कि कितना एक्सपेक्ट किया जाए, 10,000 करोड़ पर एनम फॉर दिस पर्पस। कितना, प्रति साल, प्रति वर्ष कितना दिएगा, 10,000 करोड़। और आपको पता है फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो नंद किशोर सिंह है, NK सिंह है, ये जान लीजिएगा आप लोग, जिसका कार्यकाल 2020 से 25 का होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं क्या किया गया, सेटअप सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, जो हमारे बैंक में जितना डेटा है बैंक का, उसको एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के तहत सारे डेटा को स्टोर करना है, एक वेयर हाउस की तरह काम करना है। वन टाइम सेविंग स्कीम, महिला सम्मान बचत पत्र, देखिए बहुत अच्छा चीज है, महिलाओं के लिए वन टाइम महिला सम्मान बचत पत्र लाया गया है, जो 2 साल के लिए वो एप्लीकेबल होगा, और 2 लाख रुपया वो मैक्सिमम उसमें जमा कर सकती हैं, और इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 7.5%। ये याद रखिएगा। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सेविंग इसी स्कीम में जो पहले एक नियम था कि 15 लाख ही मैक्सिमम हम जमा कर सकते हैं, उस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अब उस सेविंग स्कीम में जो है मैक्सिमम डिपॉजिट जो सीनियर सिटीजन के लिए द्वारा किया जा सकेगा वो 30 लाख किया जाता है। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है सीनियर सिटीजन के लिए, जहां 15 लाख था वहां पे अब 30 लाख कर दिया गया है। अब यहां एक और चीज है, केवाईसी। आपको पता है कि केवाईसी जो है, जिसको नो योर कस्टमर बोलते हैं, जो कि 2002 में RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, एक गाइडलाइंस है जो ऑल बैंक्स के 2004 में मैंडेटरी किया गया था, एक गाइडलाइंस है जिसको सबको फुलफिल करना पड़ता है। तो केवाईसी में एक बहुत बड़ी बात क्या की गई है कि केवाईसी प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल बना दिया। क्या, रिस्क बेस्ड। अब आपके अकाउंट जो आपने लोन लिया है, आपके लोन प्रीवियस लोन के स्टेटमेंट पर लोन जो आपने लिया उसको कैसे आपने चुकाया, उसका कैसे असेसमेंट किया गया है, वो देख करेगा, आपका ट्रांजेक्शन देगा,
प्रीवियस ईयर के आपके रिकॉर्ड्स पर जो है आपके अकाउंट में कितना रिस्क है, बैंक को कितना जोखिम है, उन चीजों के असेसमेंट के बेसिस पर जो है आपका केवाईसी अब किया जाएगा। इसका मेन चीज है क्या, इसका मेन है इंस्टीट्यूट किया गया वन साइज फिट्स ऑल, एक चीज में सारा चीज खत्म, मतलब कोई झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। तो अप्रोच होगा जो फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ही हेल्प करेगा केवाईसी के लिए। चलिए नेक्स्ट ई कोड। ई कोड में देखिए क्या बात कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कोड, जो आपको पता है कि हमारे देश में आज जो है पेंडिंग्स बहुत सारे कोड है, इसको प्रमोट करने के डिजिटल ई कोड को लाया गया, वर्चुअल कोड को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें सरकार क्या है फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और भी बेहतर बनाने के, क्विक एक्शन लेने के लिए, फास्ट जजमेंट के लिए फेज 3 ई कोड प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च विद इन आउटलेट 7,000 करोड़, मतलब जो है फेज 3 ये ऑलरेडी इसको 2005-7 में लाया, मुझे याद नहीं, मुझे एक्चुअली ईयर याद नहीं है, लेकिन बस याद है ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जो फेज 3 है ये इसका, और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कितना खर्च एलोकेट किया है, तो 7,000 करोड़ लॉन्च किया, आउटलेट दिया, कितना दिया है, 7,000 करोड़ सिर्फ ई कोड के लिए, जो 3rd फेज का है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है हमारे देश में जो है इसको एक एफिशिएंट बनाना है, कहीं कहीं इसको वाइब्रेंट बनाना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है द रिसेंटली लॉन्च नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत लॉन्च किया गया क्या, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले, कितना 1000 करोड़ खर्च किया जाएगा इस पर, 19,700 करोड़ विद फैसिलिटीज ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी। जितना कम ग्रीन एनर्जी को हम क्यों प्रमोट करें, जितना कम से कम कार्बन इमिशन हो, मतलब नेट जीरो इमिशन जो है हमने टारगेट रखा है 2070 का, आपको पता ही होगा। तो कहीं न कहीं जो कार्बन इमिशन जितना कम से कम हो, इसलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है इसके लिए सरकार कितना खर्च कर रही है, तो 19,700 करोड़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था जो यहां पर आपको मैंने देखा। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा चीज है कि क्या करना है, जो फॉसिल्स फ्यूल है, जो कोयला है, इन जो जीवाश्म ईंधन है, उन पर डिपेंडेंसी कम करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है, और उससे क्या होगा कि कम से कम कार्बन भी जनरेट होंगे। साथ ही साथ क्या करना है, यहां पे एक और चीज करना है क्या, कि हमें भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक लीडरशिप मार्केट बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के मामले में, क्योंकि ये उभरता हुआ क्षेत्र है। और यहां साथ ही साथ इसमें टारगेट किया गया है कि एनुअल प्रोडक्शन जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन, अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, 5 मिलियन मैट्रिक टन करना है 2023-24 तक में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन में क्या है, तो बजट प्रोवाइड्स 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द एनर्जी ट्रांजिशन टू नेट जीरो। मैंने अभी बताया ना, नेट जीरो ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जिसमें कार्बन इमिशन को जीरो करना है, उसके लिए सरकार ने इस बजट में 35,000 करोड़ एलोकेट किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस क्या है, ये एनर्जी सेक्टर किसके लिए, जो किसके अंदर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। टूरिज्म में एक बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं हुआ है, टू डेवलप 50 टूरिस्ट साइट। आपको पता है हमारा देश इन चीजों में भी पीछे है, हम इन चीजों में भी अगर देखें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत जो है धरोहरों का देश है, हमारे यहाँ विरासत है बहुत सारी चीजों की, हम बहुत सारी चीजों में टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टूरिज्म के बेसिस पर देश चल रहा है, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना हमारा देश इसमें करे, हमारे देश को भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या बिहार में बहुत सारी चीज देखने को नहीं है, सिर्फ बिहार के बारे में एक मिथ फैला देना कि ये गलत बात होगा। हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत अच्छा है, तो हमारे देश में कितनी खूबसूरत चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट चीजें जिसको प्रमोट करना चाहिए, जिसको रेवेन्यू का एक बहुत बेहतरीन जरिया बन सकता है। तो यहाँ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए 50 टूरिस्ट साइट लेंगे। और यहां पर एक और अच्छा स्कीम है, देखो अपना देश योजना, पधारो मारो देश। तो यहां पर बिल्कुल इसको इसी तर्ज पर है, देखो अपना देश योजना लॉन्च किया गया। तो यहां पर देखते हैं आगे, और आगे यहां देखिएगा कि इस बार के टैक्स स्लैब में बहुत ही अच्छा चर्चा किया गया, जो कि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। तो एग्जाम्पशन दिया गया, एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो अब 3 लाख कर दिया गया, जो कि पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन लिमिट था और अभी 3 लाख है, मतलब 50,000 बढ़ा दिया गया है। पहले 2.5 लाख तक नील था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 7 लाख तक आप टैक्स फ्री रहेंगे, नील रहेगा। कितना? 7 लाख तक, मतलब 3 लाख तक तो नील रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि 7 लाख से नीचे, अगर 7 लाख से नीचे अगर आपका इनकम है तो एक भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर आपका थोड़ा सा भी इनकम हुआ, तब जो टैक्स स्लैब बनेगा वो आपका 3 लाख से बनेगा। 3 लाख से आप 3 लाख से के स्लैब में आ जाएंगे। तो यहां देखिए तो 3 लाख तक के लिए क्या नील है, 3 से 6 लाख के लिए 5% है, 6 से 9 लाख के लिए 10% है, 9 से 12 लाख के लिए 15% है, 12 से 15 लाख के लिए 20% है, और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% है। और उसके ऊपर जाइएगा तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है जो बेहतरीन है आपके लिए, वो ये है कि हाईएस्ट सरचार्ज पहले 2 करोड़ से हाईएस्ट चार्ज जो कि एबव 5 करोड़, कितना है
5 करोड़। हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है उनका जो सरचार्ज लगता था वो 37% लगता था, जिसको घटा करके अब 25% के गए। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार। ये सरचार्ज और शेष अलग अलग चीज हैं। सरचार्ज से आया हुआ पैसा सरकार किसी भी चीज में एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन शेष से आया हुआ पैसा सरकार सिर्फ उसी चीज में खर्च कर सकती है जिस चीज से वो वसूला गया है, उसी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है। और सरचार्ज और शेष की एक खास बात यह है कि ये केंद्र सरकार स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। इस साथ देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सैलरी में दिया रीजन में, और इसलिए यहां पे इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट to 25 lakhs on leave encashment और रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज। तो नॉन गवर्नमेंट सैलरी के लिए 25 लाख तक का जो है इंक्रीज टैक्स एक्सम्पशन दिया है। तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि इनकम टैक्स में आप कितना लिबर्टी ले सकते हैं, कितना आप फ्लैक्चुएट कर सकते हैं अपने आप को, कितना आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1.5 लाख तक का बचा सकते हैं, और वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले चाहें तो ले सकते हैं। आप इन चीजों में अगर एक्सपेंस करते हैं तो इन सेक्शन के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1.5 लाख का बचत इन सब चीजों को मिलाकर के आप पा सकते हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने रखा हुआ है। ये मैंने आपके बेहतरी के लिए लिखा है। आगे देखते हैं। आगे देखिए सारे एलोकेशंस को देखते हैं हम लोग। बस 2-3 मिनट का मामला है, सारा रफा दफा हो जाएगा। एलोकेशंस इस बजट में जो पार्ट ए साइड जो होता है, बजट को स्पीच जो होता है 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो बेहतरीन तरीके से मैंने बताया। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट एनालिसिस की चर्चा अगर आपको दी हुई है तो वहां आप देख सकते हैं, इसको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट में जो एलोकेशंस की चर्चा होती है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना है? 5,93,537.76 करोड़। तो याद रखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। 13% बजट जो है इस बार डिफेंस में पिछले बजट से ज्यादा, ये भी याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1,12,899 करोड़, जो दुर्भाग्य हमारे देश का कि बजट जो है सबसे कम बना हमारा एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कितना दिया गया? तो 88,956 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के लिए कितना दिया? 2.7 लाख करोड़ अप्रॉक्स में। और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% जंप किया है, 10% जंप किया है। बजटरी एलोकेशन 1.99 लाख करोड़, जो कि मनाया गया था बजट 2022-23 में। मतलब 22-23 के बजट से 10% ज्यादा इस बार का रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री को दिया गया इस बार। तो याद रखिए, पिछले बार 1.99 लाख करोड़ था, इस बार 2.7 लाख करोड़ है। तो यहां देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए दिया गया है 2.40 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए दिया है 2,05,764 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए दिया है 1,96,034 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए दिया है 1,78,481 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया है 1,59,964 करोड़। मिनिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए दिया है 1,25,035 करोड़। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिया 1,23,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया है 7,931 करोड़। और मेजर स्कीम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैव अ लुक। तो जल जीवन मिशन के लिए दिया है 70,000 करोड़, अप्रॉक्स में है 69,800 कुछ करोड़ है, लेकिन मैंने आप यहां पे अप्रॉक्स में लिख दिया है। डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को दिया है 1,250 करोड़। एकलव्य मॉडल जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होता है, रेसिडेंशियल स्कूल मॉडल के लिए दिया है 5,943 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए दिया है 79,000 करोड़, जो कि इंक्रीज है 66% VBI। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2015 में पीएम आवास योजना की स्थापना मैंने इंट्रोड्यूस किया गया था। फेम स्कीम जो है उसके तहत जो है 5,172 करोड़ दिया गया है। किसके लिए? तो फेम स्कीम के लिए। किस स्कीम के लिए? तो फेम स्कीम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या है फेम का? तो मैंने फुल फॉर्म बोल दिया, लिख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए दिया है 2,491 करोड़। और पेंशन के लिए दिया है 2,34,3
359 करोड़। और लास्ट आपका यहां पे है सब्सिडी, जो छूट है, जो सरकार का बर्डन है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, 4384 करोड़। और पीएम किसान के लिए दिया है 60,000 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को दिया है 48,169 करोड़। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए दिया है 7,200 करोड़। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 4,200 करोड़। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिया 19,518 करोड़। अमृत 2.0 के लिए दिया है 16,000 करोड़। नेशनल गंगा प्लान के लिए दिया है 4,000 करोड़। मनरेगा यहां पे गलत लिखा गया है, ये गलत है। मनरेगा फुल फॉर्म में होगा MGNREGA, MGNREGA। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो मनरेगा जो है पहले नरेगा के नाम से आया था 2006 में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत, बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया, जिसमें 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयड कर दिया जाता है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए 60,000 करोड़ दिया है, जो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि पहला है कि 33% लो है, कम है लास्ट ईयर के बजट में 89,000 करोड़ का। ये बहुत अच्छा चीज है जो कि पूछा जा सकता है। अभी तक देखे थे इंक्रीज, अब यहां देख रहे हैं लो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया जा रहा है 18,050 करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि मैंने आपको बताया, साथ ऊपर भी कहीं लिखा था मैंने, तो 10,079,971 करोड़। और आईटी एंड टेलीकॉम को दिया गया है 93,478 करोड़। और इसी के साथ यहां पे देखिए खेलो इंडिया 1,000 करोड़, अटल भूजल योजना के लिए, स्कीम के लिए 1,000 करोड़, सोलर पावर के लिए 4,970 करोड़, विंड पावर के लिए 1,214 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए 19,744 करोड़। ई कोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, VBI जो भी स्कीम के तहत लाया गया था, 7,000 करोड़। स्वदेश दर्शन, देखो हमारा देश जो है वो 1,412 करोड़। मिशन शक्ति 3,144 करोड़। नेशनल लाइवलीहुड मिशन 14,129 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दिया गया है 19,000 करोड़, ये VBI है, 19,000 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए दिया गया है 10,787 करोड़। और पीएम श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था पीएम श्री में, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था IBPS में पूछा है, आई स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यहां आई का मतलब इंडिया, जिसके लिए 4,000 करोड़ दिया गया है। तो ये आपका आज तक का बजट था जो मैंने यहां पे आपके सामने रखा। और कहीं ना कहीं जो है ये आपके लिए एक बेहतर एक नोट्स तैयार हो गया होगा, आप इसको देख सकते हैं, आपको एक PDF भी मिल जाएगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो क्लास में हमसे मुलाकात होगी ही। और इसके साथ ही मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और साथ ही साथ एक ये भी चीज कहूंगा कि आप जो है पढ़ने में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल को दूर रखें। और दुनिया जो है सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए, आपके बारे में तंज कसने के लिए रहती ही है, आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जहां पर आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। और मैं इस मंच से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि CP के इस मंच से जो आपको ये चीज दिया गया है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को मैंने तैयार किया, हर एक चीज को मैंने ध्यान रखा कि आपको दिया जाए। और इसके साथ मैं लास्ट में आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन ये कहते हुए कि CP है तो संभव है। और मेरे साथ आप भी कहेंगे जब ये पढ़ रहे होंगे वीडियो तो। धन्यवाद। कितना मिनट